डॉक्टर एपी सिंह, क्या आपको लग रहा था कि शुरुआत तौर पे जिस तरह से डिजाइन किया गया, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, इसमें रोक लगनी तय थी? सुप्रीम कोर्ट इसमें आज नहीं तो कल जरूर रोक लगाता, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। नहीं, ये बिल्कुल जो गजट आया ईडीसी का अनकंस्टिट्यूशनल था। मैंने अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन जब देश के माननीय राष्ट्रपति जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल ईडीसी के चेयरपर्सन और शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दिया, तब उसमें साफ तौर पे ये था, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल 14, 15, 16, 20, 21 कहता है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति रहे, संविधान निर्मात्री पूरी सभा रही, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने हमारा संविधान बनाया, और उस संविधान का वायलेशन था, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। ऑलरेडी SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, OBC के लिए है, सब काम कर हो रहा है, लेकिन जब ये हुआ तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत था, अनजस्टिस था। इनको डिफॉल्ट अपराधी माना जाए, जनरल कास्ट को। आप कैसे मंडल कमीशन 2 लाना चाह रहे हैं? क्या लड़ाना चाह रहे हैं? हम 78 साल के बाद इस देश में इतने स्वतंत्र हुए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं युवाओं का देश है, हम युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को लड़ाने के लिए जा रहे हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्या अलग हॉस्टल, यही मैं कह रहा हूं कि क्या अलग हॉस्टल बनेंगे, क्या अलग ट्रेन बनेंगे, अलग कैंटीन बनेंगे, अलग कमरे बनेंगे, अलग इस तरह से बनेगा, ये उचित नहीं, किसी तरह से भी उचित नहीं था, अनजस्ट। यही हमने अपनी याचिकाओं में कहा। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। ओके डॉक्टर एपी सिंह, आपने अपना पॉइंट रख लिया। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार, आपको लगता है कि जो रेक्टिफिकेशन है, आप सोचिए ना, कायदे तो सब कुछ देश की सरकार को करना चाहिए, इस देश की संसद को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है साहब आप डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्ट्रांग रेगुलेशन लेके आइए। पहले भी 2012 के जो रेगुलेशन आए वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही आए, इस बार भी आए, और रोक भी अभी सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को खुद लगा कि साहब संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ ये रेगुलेशन दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर नरेंद्र जी, देखिए, मुझे लगता है कि एक बात हम लोग सब लोग मानते हैं एक बात को, कि भेदभाव होता है, और दूसरी बात ये हम लोगों को देखने वाली है कि भेदभाव बेसिकली होता किसके खिलाफ है। जब हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में इक्वलिटी का राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन राइट टू इक्वलिटी के साथ साथ आपको पता होगा और हम सबको मालूम होना चाहिए कि एंटी अनटचेबिलिटी उसमें एक प्रोविजन भी है, प्रिवेंशन ऑफ। इस देश में कानून है साहब, अनटचेबिलिटी के लिए कानून लाया गया, क्योंकि होती थी और होती है, बिल्कुल ऐसा। देखिए, फिर अब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि कानून लाया गया। देखिए, 17 के अंतर्गत कानून लाया गया, लेकिन 1955 में ही समझा गया कि ये कानून सफिशिएंट नहीं है, इसकी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर एंटी अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया 1955 में, वो भी सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद 1976 में प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आया, वो भी सफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि अट्रोसिटीज बढ़ती गई। उसके बाद 1989 में फिर SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया। 2013 में फिर से उसमें चेंज हुआ। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारे समाज में संविधान के आने के बाद कुछ प्रगति हुई, उस प्रगति के बावजूद बहुत सारी चीजों में परिवर्तन नहीं हुआ। नए तरीके की लोग, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अनटचेबिलिटी को इजाद कर दिया। प्रोफेसर कुमार, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मेरा ये कहना है कि ये जो रेगुलेशन 2026 है, JNU में पढ़ाता हूं, और JNU में ही पढ़ता हूं। 2026 के जो रेगुलेशन है, आप कह रहे हैं ये ठीक है, इनको लागू कर देना चाहिए था जिस रूप में ये आए थे? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई उसके अंदर कोई क्लॉज अगर कंट्रोवर्शियल है, वो लगती है कि किसी के भी खिलाफ, चाहे वो सवर्ण हो चाहे कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ सवर्ण जाति को अगर बिना मतलब के प्रताड़ित करने वाली कोई भी बात है इस कानून के अंदर,
उसको निकाल लेना चाहिए। उस बात के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सोच के ही इसको अगर स्टे लगाया है तो वो कुछ सोच के लगाया होगा, लेकिन हम लोगों को एक बात जो हमारे पहले स्पीकर कह रहे थे कि हमारा जो जिसको कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था है उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सॉरी, ऐसी बात नहीं है। ये सदियों से वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव होता रहा है। आज की डेट में वो परिवर्तित हुआ है, ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हो गया है। परिवर्तित जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। नहीं तो लड़ाई और जो हमारा संविधान है और हमारी जो न्यायपालिका है, ये सब कोशिश करते हैं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, बट आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि इन कम्युनिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है और यही कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन करती है? ये क्यों मान के चल रहे हैं आप? आप ये कहिए कि साहब जिस भी कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है उसके खिलाफ भारत की जो दंड संहिता है, जो दंड के प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई होगी, बात खत्म। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता जब हमने इक्वालिटी के, राइट टू इक्वालिटी के साथ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया तो इसका मतलब ये था कि राइट टू इक्वालिटी इज नॉट सफिशिएंट। वो कारगर नहीं होगा जब तक हम अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट नहीं बनाएंगे। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो सरकार ने जो सोचा या यूजीसी ने जिस तरीके से किया, हो सकता है उसमें कहीं पे खामी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको डिफेंड किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप मतलब संविधान में ही मान लीजिए अगर कोई एक गलत चीज है। ठीक है प्रोफेसर कुमार, आपकी बात आ गई। स्वामी आनंद स्वरूप जी, पूरा संविधान खराब है। स्वामी आनंद स्वरूप जी, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब आप एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, इसको पूरा रिविजिट करिए, इसको हम इस तरह से लागू नहीं होने देंगे। अभी तो उन्होंने प्रारंभिक रोक लगा दी है। अगर आपका, लेकिन सवाल वही है कि साहब डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर विद्या के केंद्रों में इस तरह से जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, साहब वो समाप्त होना चाहिए, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए विद्या के मंदिर में। देखिए, जो अभी डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉलिटिकल डिफिनीशन में है और केवल आप ये नहीं कह सकते कि ओबीसी, एससी और एसटी के साथ हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो डिस्क्रिमिनेशन में पिछली बार भी आपके पास कहा कि ब्राह्मणों के साथ हो रहा है और वो जेएनयू में हो रहा है, विभिन्न कैंपसों में हो रहा है और यह चिल्ला के हो रहा है, दीवालों पे हो रहा है, गालियां दी जा रही हैं, उनको भगाने की बात हो रही है और उनको मारने की बात हो रही है, उनके जेनोसाइड की बात हो रही है। तो यह जो आपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की, उसमें किसी एक को नहीं रखना चाहिए, उसमें किसी को किसी के लिए रखते, कोई उसमें झगड़ा ही नहीं था। बिल्कुल सही। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ब्राह्मण को गाली दे और कहे कि भाई तुम कास्ट का नाम लेकर के बोले, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए जो ब्राह्मण के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। आप एक व्यक्ति जो ब्राह्मण घर में पैदा हो गया सिर्फ इसलिए अपराधी हो गया, कोई क्षत्रिय घर में पैदा हो गया इसलिए अपराधी हो गया, कोई कायस्थ घर में पैदा हो गया इसलिए अपराधी हो गया, यह कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है? बिल्कुल सही आपने कहा स्वामी जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।